हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट आर थीटा। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, उसके कारण किसी पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। अब ये पॉइंट जो है बच्चों, इस डाइपोल के ना तो एक्सिस पर है और ना ही इक्वेटर पर है। क्लियर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर फील्ड कितना होता है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कितना होता है। तो पहले वो फॉर्मूले लिख लेते हैं बच्चों। देखो, हमको पता है कि डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp बाय आर क्यूब। सबको पता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब। ये एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा -kp बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमको काम में लेने हैं। ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब। अच्छा, वेक्टर फॉर्म क्या शो कर रहा है कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन में होगा और इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी। कहां पर, इक्वेटर पर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमको यहां पर काम में लेने पड़ेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिए आप। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P। डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। थीटा किसके बीच का एंगल है, r वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच बनता है। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, r वेक्टर। r वेक्टर मतलब इस पॉइंट का डाइपोल के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। और ये P भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है। तो ये जो थीटा है वो r वेक्टर और P वेक्टर के बीच में है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करें, उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, इस P वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लेंगे। ठीक है, कैसे, एक तो r की डायरेक्शन में यूं मान लीजिए और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया बच्चों P cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया P sin थीटा। ठीक है, P के हमने दो कंपोनेंट बना लिए, P cos थीटा और P sin थीटा। ऐसा किया, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमने इस डाइपोल के ही दो कंपोनेंट बना लिए। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं अपन। मतलब एक डाइपोल तो हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक डाइपोल हमारा इस डायरेक्शन में मान सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, इस डाइपोल के हमने दो कंपोनेंट बना दिए। हालांकि डाइपोल के कंपोनेंट नहीं बनते हैं, बनते किसके हैं, P के। P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट बना रहे हैं। तो P का कंपोनेंट एक तो हो गया P cos थीटा और एक हो गया P sin थीटा। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक डाइपोल तो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा, और एक डाइपोल ये रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा। दोनों डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। अब हम ये करेंगे, इन दोनों डाइपोल के कारण अलग अलग इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले कौन से डाइपोल को लेते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। इस डाइपोल को ले रहे हैं, तो ड्यू टू P cos थीटा, ड्यू टू P cos थीटा, मतलब इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखो, इस डाइपोल की क्या ये एक्सिस है,
इस डाइपोल की ये एक्सियल लाइन है और ये पॉइंट इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर है, तो हम एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो P cos थीटा डाइपोल मोमेंट वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फील्ड है उसको हम E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? E1। तो E1 के लिए फॉर्मूला लगा दे, कौन सा? 2K। P की जगह अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? P cos थीटा, P cos थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R। तो R क्यूब, यहां से डिस्टेंस तो R ही रहेगी, ठीक है। तो P cos थीटा डाइपोल मोमेंट वाले डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 2K P cos थीटा अपॉन R क्यूब। केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन शो करें तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर P की डायरेक्शन होगी। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो इसके कारण जो फील्ड होगा यहां पर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो E1 की डायरेक्शन बना रहे हैं, देखो ये M है, यहां से E1 की डायरेक्शन क्या ये हो जाएगी? क्लियर? जो P cos थीटा की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? E1 की डायरेक्शन होगी। जो P cos थीटा की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? E1 की। क्लियर? अब दूसरा डाइपोल ले लो जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P sin थीटा। तो ड्यू टू P sin थीटा इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर जो फील्ड है उसको हम मान लेते हैं E2। तो ये E2। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? क्या इक्वेटर वाला लगाएंगे? क्योंकि इस डाइपोल की क्या ये इक्वेटर बन गई? ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। कौन सी डाइपोल के लिए? इस डाइपोल के लिए जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है। तो इस डाइपोल मोमेंट की ये पॉइंट इक्वेटर पर है, इसलिए इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या है? KP अपॉन R क्यूब। के P की जगह क्या लिखूंगा? P sin थीटा अपॉन डिस्टेंस वही है R, तो R क्यूब। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अगर मैं E2 की डायरेक्शन बनाऊं यहां पर, तो E की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? P के अपोजिट। इसका मतलब E2 की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? P sin थीटा के अपोजिट। तो P sin थीटा इधर है, तो इसके जस्ट अपोजिट इधर बन जाएगा क्या फील्ड? ये किसकी डायरेक्शन आ गई बच्चों? E2 की, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है। यहां ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि P cos थीटा और P sin थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो E1 और E2 भी एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो हमको तो नेट फील्ड चाहिए, तो M पॉइंट पर नेट फील्ड कितना हो गया? नेट फील्ड एट पॉइंट M, उसको हम मान लेते हैं E। अब हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? क्या E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट E1 की जगह मैं लिखूंगा 2K P cos थीटा बाय R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस K P sin थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो AP अपॉन R क्यूब तो कॉमन आ जाएंगे और बाहर आ जाएंगे रूट के, तो स्क्वायर हट जाएगा। KP बाई R क्यूब, अंदर क्या बच गया? 2 cos थीटा का स्क्वायर तो कितना हो गया? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू KP बाय R क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू KP बाय R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। तो किसी डाइपोल के कारण किसी R थीटा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? KP बाय R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 से निकालेंगे।
हमें क्या चाहिए, डाइपोल मोमेंट चाहिए, डाइपोल से डिस्टेंस चाहिए और आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ये वैल्यूज अगर दी हुई हो हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम रखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यदि इस रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन यहां शो की जाए, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, पैरेललोग्राम लो लगा दें। तो पैरेललोग्राम लो से अगर मैं एक ये पैरेललोग्राम बनाऊं तो दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला जो डायगोनल होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट फील्ड ई को। ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड की इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अब यदि हम इस रिजल्टेंट फील्ड की E1 से डायरेक्शन निकालें, मतलब एंगल निकालें कि ये E1 से कितने एंगल पर है, या यूं कह सकते हैं कि R वेक्टर की डायरेक्शन से ये कितने एंगल पर है, तो वो एंगल भी निकाल सकते हैं। मान लो ये एंगल कितना है बच्चों, अल्फा, तो हम इस अल्फा के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं अपन फॉर्मूला। अब इस डायग्राम के अंदर अपन tan अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan अल्फा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने परपेंडिकुलर की जो लेंथ है क्या वो E2 के बराबर है, और बेस की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, E1 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर E2 अपॉन बेस E1। E2 और E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू, E2 क्या था अपने पास, KP साइन थीटा बाय आर क्यूब अपॉन E1 क्या था, 2KP कॉस थीटा बाय आर क्यूब। क्यों, KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब कैंसिल। tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो साइन अपॉन कॉस tan हो गया और ये 2 नीचे है तो हाफ tan थीटा लिख सकते हैं इसको। यहां से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये नेट फील्ड की E1 से डायरेक्शन मान सकते हैं या R वेक्टर से डायरेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालनी हो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड निकालना है ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर, अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। हाँ तो बच्चों अपने पास क्वेश्चन है कि ये डाइपोल जो है वो XY प्लेन में ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज -100 माइक्रोकूलम और पॉजिटिव चार्ज +100 माइक्रोकूलम का है। इनकी पोजीशंस दी हुई है -5 मिलीमीटर एंड 0 एंड +5 मिलीमीटर एंड 0। हमें कौन से पॉइंट पर फील्ड निकालना है, 2 मीटर 3 मीटर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो अब देखो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तुमको साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ना तो इस डाइपोल की एक्सिस पर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू KP बाय आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है। किस किस की वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले P। देखो P की जगह क्या लिखोगे, P क्या होता है, Q इंटू 2A, जहां Q क्या है, डाइपोल का कोई भी एक चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड, और 2A क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज तो कितना दिख रहा है अपने को, 100 माइक्रोकूलम, तो 100 इंटू 10⁻⁶। और 2A क्या है बच्चों, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट्स से साफ पता चल रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 10 मिलीमीटर हो गई, 5 इधर और 5 इधर। तो हम 2A की जगह क्या लिख देंगे, 10 मिलीमीटर, तो मिली को हटा दो 10⁻3। तो ये तो आ गया हमारे पास P। इसको सॉल्व कर लो, -9 और ये हो गया +3, तो 10⁻6 कूलम मीटर। P की वैल्यू तो ये पुट कर देंगे। R क्या होता है, डाइपोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस, मतलब डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। तो ये डिस्टेंस जो है R, वो कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो 3 मीटर है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये बेस 2 मीटर, परपेंडिकुलर 3 मीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों,
3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 रूट 13 मीटर हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आई बच्चों को कितनी आई पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू हो गई अंडर रूट 13 मीटर। पी की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से अपन। कॉस थीटा देखो इस डायग्राम के अंदर कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस कितना है 2 और हाइपोटेनियस कितना है रूट 13। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई और ये अपने पास पी की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यूज उठा के अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।